नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम एसएससी सीएचएसएल के पुराने पेपरों में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सारे के सारे हिंदी लैंग्वेज, यानी कि मेरे पास जो हिंदी में क्वेश्चन पेपर थे उनमें से मैंने हिंदी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। और ये हमारा जो वीडियो है हमारा सीएचएसएल के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन की सीरीज है उसका अब तक का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो वो इंग्लिश में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सामान्य रूप से जो F7 की होती है, जो आपकी फंक्शन 7 बटन की होती है, उसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर आउटलुक जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोग्राम होते हैं उनमें किसके लिए किया जाता है। तो F7 जो की होती है उससे हम जो है स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो इमेज आपके सामने है ये क्या है, ये एक थीसेरस डायलॉग बॉक्स है। इस पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थीसेरस। ये क्या होता है, अगर आप जो है MS वर्ड के अंदर जो है शिफ्ट प्लस F7 बटन प्रेस करते हैं तो आप किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का जो है सिनोनिम यानी उसका समानार्थी और उसका विपरीत शब्द यहाँ पर ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक थीसेरस डायलॉग बॉक्स है जिसे शिफ्ट प्लस F7 बटन प्रेस करके जो है ओपन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च फॉर लव, मैंने लिखा यहाँ पर लव, एक वर्ड लिखा जिसके समानार्थी और विपरीत शब्द मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये एक तरह की डिक्शनरी होती है। लव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फील अफेक्शन फॉर, किसी चीज के लिए फीलिंग होना, ठीक है, एडोर वर्शिप, ठीक है, केयर फॉर, किसी चीज की केयर करना, ये सब इसके समानार्थी हैं। और इसका एंटोनिम आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ एंटोनिम, यानी कि ये इसका विपरीत शब्द है। प्यार का विपरीत होता है हेट, यानी कि नफरत करना। इस तरह से आप जो है F7 बटन और शिफ्ट प्लस F7 बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। तो ENIAC जो कंप्यूटर है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। यह प्रथम पीढ़ी का, पहली जनरेशन का कंप्यूटर था। ENIAC वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो है मैक्सिमम वैसे तो 18,000 कहते हैं लगभग, लेकिन जो अगर फिक्स पॉइंट पूछा जाए तो 17,500 वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी, लेकिन लगभग जो है 18,000 कहते हैं। ठीक है, इसके इन वैक्यूम ट्यूब को जोड़ने के लिए लगभग 5 लाख सोल्डरिंग कनेक्शन का यूज किया गया था। और इसका जो वजन था वो 30 टन, यानी कि 30 टन इसका वेट था और एक कमरे के बराबर इसका आकार था। तीसरा प्रश्न है पीरोम का पूर्ण रूप क्या है। तो पीरोम की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। पीरोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसे जो है प्रोग्राम किया जा सकता है और उसे सिर्फ एक बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ उसे रीड किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नीचे लिखी हुई डेफिनेशन भी आप देख सकते हो। अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे पीरोम कहते हैं, इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी वेयर द सेटिंग ऑफ ईच बिट इज लॉक्ड बाय अ फ्यूज और एंटी फ्यूज। इसके अंदर जो स्टोरेज जो बिट होती है, एक एक बिट इसकी जो लॉक होती है, ठीक है। इट इज वन टाइप ऑफ रोम, ये एक तरह की है, क्या है, रोम है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और रोम क्या है, रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती है। रैम रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती है। द डेटा इन देम आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। इनके अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। चौथा प्रश्न है गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि गूगल को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर कब स्टार्ट किया गया था। तो सन 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। लैरी पेज और सर्गे ब्रेन जो व्यक्ति थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई है कि गूगल LLC इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट स्पेशलाइज्ड इन इंटरनेट रिलेटेड सर्विस एंड प्रोडक्ट, यानी कि इंटरनेट रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट भी ये बनाती है, और अमेरिका की ये कंपनी है। विच इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे गूगल एडसेंस है, यूट्यूब पर जो वीडियो उस पर ऐड दिखाई देती हैं वो गूगल जो है रन करता है, ठीक है। ए सीरीज, ए सर्च इंजन, इसका एक सर्च इंजन भी, तो गूगल क्या है, वो एक सर्च इंजन है खुद का, ठीक है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि आपको जो है गूगल ड्राइव में ऑनलाइन जो है स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर देते हैं। हार्डवेयर जैसे आपकी गूगल की सीरी है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। इस तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस भी ये कंपनी बनाती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 4 सितंबर 1998 में। फाउंडर आप देख सकते हैं लैरी पेज और सर्गे ब्रेन है। और इसका IP एड्रेस होता है द गूगल पब्लिक DNS IP एड्रेस।
गूगल का जो एक पब्लिक डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है 8.8.8.8, 4 बार 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। ये इसका क्या है, एक पब्लिक डीएनएस आईपी एड्रेस है। पांचवा प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां बार बार एक्सेस किए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है, तो उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर की वो मेमोरी जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है और जो मान लीजिए कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, बार बार यूज होने वाले जो काम होते हैं, हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर क्या होता है उसकी एक कैश मेमोरी स्टोर कर लेता है, ताकि जब भी उसकी जरूरत हो तो रोम से लेकर के रैम और सीपीयू के बीच में जो जानकारी उसको जल्दी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो रैम और सीपीयू के बीच में जानकारी को जल्दी से पहुंचाने के लिए हमारी जो कैश मेमोरी होती है वो काम आती है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट मेमोरी है। इट होल्ड फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा, यानी कि बार बार जो जिन डेटा की हमें जरूरत है, जो रिक्वेस्टेड डेटा होती है उसको ये स्टोर करके रखती है। एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू व्हेन नीडेड, जो कि सीपीयू को तुरंत जो है प्रोवाइड किए जा सकते हैं जब उसको जरूरत होती है। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होती है वो उस एक्सेस टाइम को कम कर देती है, ठीक है, जो मेन मेमोरी से डेटा को लाने में लगता है, तो उस टाइम को कम करता है, एक तरह से हमारे कंप्यूटर को फास्ट कर देती है कैश मेमोरी। छठा प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम के मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इट इज आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। रैम को हम जो है रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं और यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में आती है। सातवां प्रश्न है डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया, यानी कि इस दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था जो इंटरनेट का आधार बन गया, जहां से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो वो था आर्पानेट, जो कि ऑप्शन ए है। नीचे लिखा हुआ आर्पानेट के बारे में कुछ जानकारी, द आर्पानेट है जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ये एक पहला नेटवर्क था वर्ल्ड वाइड पैकेट स्विचिंग, ठीक है, विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल्ड एंड वन ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क टू इंप्लीमेंट द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, जिसमें जो सबसे पहले टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को जो है डेवलप किया गया था। बोथ टेक्नोलॉजी बिकेम द टेक्निकल फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट, ये टीसीपी आईपी और आर्पानेट ये दोनों के दोनों जो टेक्नोलॉजी थी ये इंटरनेट का आधार बनी थी। अगर यहाँ पर टीसीपी आईपी लिखा होता तो भी आपका आंसर सही होता। आठवां प्रश्न है 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज ने की थी और साथ में किसने थी, सर्गे ब्रेन ने की थी, जो कि ऑप्शन बी है। नौवां प्रश्न है कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे पीसीबी कहते हैं, पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी कौन सा होता है, तो आपका जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, जो हरे कलर की जो प्लेट होती है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं और उसे पीसीबी भी कहते हैं। जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, चाहे हमारा कैलकुलेटर है, चाहे कोई भी डिजिटल घड़ी, उसके अंदर जो ग्रीन कलर की आपने एक प्लेट देखी हुई जिस पर एक सर्किट बोर्ड जो है प्रिंट किया हुआ होता है उसे पीसीबी कहते हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हो, यहाँ एक तरफ जो आपका एक मदरबोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम इन सारे कंपोनेंट को मैं हटा दूं तो हमारा जो मदरबोर्ड होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिस पर एक भी जो है कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का जो है क्या है, एक सर्किट बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो लाइनें हैं जिनमें एक लाइन से दूसरी लाइन तक जो सिग्नल पहुंचाया जाता है, ये कंप्यूटर के अंदर क्या कहलाती है, ये बस कहलाती है। और इस पूरे के पूरे बोर्ड को क्या कहते हैं, सिर्फ ग्रीन बोर्ड को, इसे पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। 10वां प्रश्न है एमएस एक्सेल डैश का अभिन्न अंग है। तो एमएस एक्सेल किसके अंदर होता है, एमएस एक्सेल जो है एमएस ऑफिस का एक अभिन्न अंग है। 11वां प्रश्न है डैश को भी स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, यहाँ पर स्प्रेडशीट के बारे में कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल के अंदर जो एक वर्कबुक होती है वह एक या एक से ज्यादा स्प्रेडशीट का कलेक्शन होती है। आल्सो कॉल्ड वर्कशीट्स, जिन्हें हम वो जो वर्कबुक का जो कलेक्शन होती है उन्हें हम जो स्प्रेडशीट होती है उन्हें हम वर्कशीट भी कहते हैं इन ए सिंगल फाइल। 12वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरी होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, मान लीजिए आपने एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर केवल एक वर्ड को या केवल किसी एक कैरेक्टर को, जैसे मैंने सिर्फ ए को सिलेक्ट किया, बी को सिलेक्ट किया, किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग मैं कर सकता हूं। जैसे किसी एक कैरेक्टर को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर जो आपका फॉन्ट ग्रुप है और दूसरा है आपका पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। तो होम टैब के अंदर ये दो ग्रुप होते हैं, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ
पैराग्राफ ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो जानकारी है उसमें उनका इस्तेमाल करके, उन सभी फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कर सकता हूं। ठीक है, ये जो फॉर्मेटिंग किसी कैरेक्टर पर अप्लाई होती है, लेकिन अगर मैं किसी पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर दिए गए ऑप्शन का मैं इस्तेमाल करूंगा। 13वां प्रश्न है, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है, वो किसका गठन करता है? वो एक इंटरनेट का गठन करता है कि इंटरनेट बनाते हैं। तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, द इंटरनेट और इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जो कि टीसीपी आईपी का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट बातें करने के लिए। ठीक है, नेटवर्क एंड डिवाइस, इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये क्या नेटवर्क है? नेटवर्क्स का नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश, छोटे बिंदु, वर्ग, 10 या फिर ग्राफिक्स होते हैं जो प्राय पाठ्य से पहले दिखाई देते हैं। पाठ्य का मतलब है हमारे एमएस वर्ड के अंदर हम जो भी जानकारी लिखते हैं उसे हम पाठ्य कहते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में कहते हैं कि स्कूल में कई बार हमें कहा जाता है कि पाठ पढ़ लो। पाठ पढ़ने का मतलब है कि हमारी बुक में जो जानकारी लिखी हुई उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? इसने कहा कि छोटे बिंदु, तो यहाँ पर आप देखें नीचे दो इमेज दी गई हैं। ये क्या है? ये पहली जो इमेज है ये बुलेट्स की है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप है और उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका बुलेट्स का। ठीक है, ये बुलेट का है। और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है आपका नंबरिंग का, जिसमें आप जो है नंबर लगा सकते हो अपने ऑप्शंस के, जो भी लाइनें आप लिखते हो उसके सामने ऑप्शन लगा सकते हो 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो इसने कहा कि छोटे बिंदु, तो छोटे बिंदु किसके अंदर है? बुलेट्स के अंदर है। वर्ग भी है यानी कि स्क्वायर भी है, ग्राफिक्स यानी कि चित्र भी, थोड़े डिजाइन से भी है। तो ये सब कहाँ होती है? ये आपके बुलेटेड, जो आपके बुलेट्स के अंदर होते हैं उसके अंदर आप ये सब कर सकते हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। अगर मैं यहाँ पे पूछता आपसे कि नंबर है, अल्फाबेट है, तो ये सब कहाँ होते हैं? ये सब आपके नंबरिंग लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबरिंग है और ये आपके बुलेट्स हैं। 15वां प्रश्न है, डैश डेटा घटनाओं को डालने, उनका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने के जैसे कार्य करता है। तो हमारे डेटाबेस के अंदर जानकारी को इनपुट करना, उसको एडिट करना, डिलीट करना, ये सब हम कहाँ से कर सकते हैं? ये सब हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल बर्ट ने, जो कि ऑप्शन जी यहाँ पर आपका सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 17वां प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डैश ने विकसित किया था। तो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी उसको बनाया था किसने? डेनिस रिची ने। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। डेनिस एम रिची नाम के व्यक्ति ने इसको बनाया था। कहां पर बनाया था? बेल लैब्स, यानी कि बेल लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। तो जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बनाने के लिए सी का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था और वह सॉफ्टवेयर आज भी सी लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे लिखा होगा सी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो जो आपका जो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सब एप्लीकेशन, ये सब आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए हैं। 18वां प्रश्न है, एचटीएमएल में डैश युग्म सेल के लिए है तथा जितने युग्मों का आप प्रयोग करते हैं वह आपकी पंक्ति कितने सेलों में विभक्त होती है, यह संख्या निर्धारित करेगी। सिंपल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि HTML में किसी भी सेल के लिए, यानी कि एक रो है और उस रो को अलग अलग सेल्स में बांटना है, तो उसके लिए किस टैग का हम इस्तेमाल करते हैं। इसने कहा कि आपकी पंक्ति कितने सेलों में, पंक्ति यानी कि रो, आपकी जो रो है उसको कितने अलग अलग भागों में बांटने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। तो पंक्ति यानी कि रो के लिए हम यूज करते हैं TR टैग का, जो कि ऑप्शन बी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पंक्ति को अलग अलग सेल्स में बांटने के लिए, अलग अलग भागों में बांटने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे। उसके लिए हम TD टैग का यूज करते हैं।
जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML का कुछ छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर इसके दाएं तरफ दी गई इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले टेबल टैग का कुछ इस तरह से यूज करते हैं। हमारे वेबसाइट के अंदर अगर हमें टेबल बनानी है, टेबल दिखानी है, तो उसके लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ उसकी बॉर्डर। बॉर्डर क्या है? टेबल टैग का एट्रीब्यूट है, ये इसका गुण है, इसके अंदर क्वालिटी हमने डाली है। टेबल का बॉर्डर है 1 पिक्सल, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते इस इमेज में इसके चारों तरफ जो ये बॉर्डर दी गई है 1 पिक्सल है। उसके बाद है टीआर यानी कि हमें पहले चाहिए लो, टेबल के अंदर पहले हमें रो लेनी पड़ती है और उसके बाद उस रो को अलग अलग जो है सेल में या फिर कॉलम में बांटा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे मैंने टीआर टैग का यूज किया। उसके बाद टीडी सेल 1 जो आपकी टेबल रो है उसके अंदर मैंने 2 सेल बनाए, क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 बार टीडी टैग का यूज किया है। उसके अंदर मैंने 2 सेल बनाए, टीडी सेल 1 और टीडी सेल 2। इस तरीके से आप जो है किसी भी रो को जो है अलग अलग कॉलम में जो है बांट सकते हो, अलग अलग सेल्स में विभाजित कर सकते हो टीडी टैग के माध्यम से। 19वां प्रश्न है HTML में डैश टैग का उपयोग ड्रॉप डाउन सूची और स्क्रॉलिंग सूची बॉक्स को निर्मित करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें बनानी है तो वो किस टैग का इस्तेमाल करके करेंगे? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम जो सेलेक्ट टैग होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो एक कोड लिखा हुआ है, सिंपल सा कोड है, लेबल चूज ए कार लेबल को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपके जब क्लोज टैग को बंद किया जाए, जो आपके एंड टैग होते हैं HTML में, एंड टैग को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो एंड टैग को फॉरवर्ड स्लैश के सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबल टैग शुरू हुआ और बंद कहाँ पर हुआ, इसके बाद में, और साथ में हमने लिखा एक फॉरवर्ड स्लैश। और यहाँ पर नीचे दिए ऑप्शन में भी आप देख सकते जितने भी टैग हैं जहाँ पर टैग बंद हो रहा है वहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। तो ये एंड टैग के बारे में बताता है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोड लिखा है लेबल चूज ए कार। लेबल का मतलब होता है कि सिंपल उससे आगे लेबल, कई बार हमने लेबल का मतलब कोई लेबल हम चिपका देते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या जानकारी है। तो लेबल के अंदर हम जो जानकारी लिखेंगे इस तरह से नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकें। सेलेक्ट का मतलब होता है कि हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं उसमें से। तो सेलेक्ट टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? ऑप्शन, यानी कि सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन, जितने ऑप्शन चाहें उतने लिख सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 4 लिखे हुए हैं, टाटा नैनो, hyundai, सफारी को, स्कॉर्पियो। इसके अलावा आप जितने चाहे यहाँ पर जो है ऑप्शन लिख सकते हैं। उन ऑप्शन में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या कौन सा टैग होता है? सेलेक्ट टैग के माध्यम से हम इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे हम इस तरह से इस कोड को लिखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपकी ओपन होगी। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर लिखा जाता है? ये हमारे टेक्स्ट एडिटर नोटपैड के अंदर ये कोड लिखा जाता है। 20वां प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 21वां प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? तो कंप्यूटर साइंस में SEO का मतलब क्या होता है? SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ए वेबसाइट ट्रैफिक टू ए वेबसाइट। यानी कि किसी भी वेबसाइट पर जो यूजर आते हैं उनका ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, यानी कि वो वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा सर्च में जाए, उसका सर्च ट्रैफिक बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम SEO कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई आप वेबसाइट बनाते हो तो उसका SEO करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसका SEO अच्छे से नहीं करेंगे तो वो वेबसाइट जब लोग सर्च करेंगे, उस जो आपकी वेबसाइट में जानकारी है वो वेबसाइट सर्च में नहीं जाएगी। 22वां प्रश्न है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका आविष्कार किया था ब्रेंडन ईच नाम के व्यक्ति ने। नीचे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट ऑफन एब्रीविएशन एज JS। जावास्क्रिप्ट को हम सिर्फ JS के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं तो नोटपैड के अंदर जब अगर हमें जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव करना है तो उसे हम .js, जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .js। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और क्लाइंट साइड वैलिडेशन के आधार पर ये काम करती है, यानी कि क्लाइंट की जरूरत के अनुसार वेबसाइट का जो डिजाइन है उसको बदलती रहती है।
23वां प्रश्न है वह टेलीकॉम नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी तक फैला हुआ है डैश कहलाता है। तो एक बड़े क्षेत्र तक फैला, भौगोलिक यानी कि पूरी दुनिया तक फैला हुआ जो नेटवर्क होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। 24वां प्रश्न है 4 बिट का एक समूह एक डैश बनाता है। तो 4 बिट किसके बराबर होते हैं, तो 4 बिट में आपका एक निबल होता है, 8 बिट में आपका एक बाइट बनता है। 25वां प्रश्न है डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डैश से है। तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है, डोमेन नेम सिस्टम। किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है, जो उसका मेन नाम होता है वो डोमेन नेम कहलाता है। 26वां प्रश्न है प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा कोई भी जानकारी, कोई भी डेटा है, रो डेटा है, उसको हम प्रोसेस कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन कहते हैं। 27वां प्रश्न है ओएसआई नेटवर्क मॉडल में कितनी परतें होती हैं। तो जो आपका ओएसआई नेटवर्क मॉडल होता है उसके अंदर 7 परतें होती हैं, 7 लेयर होती हैं। तो ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 28वां प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में एचटीएमएल का विस्तारित रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर साइंस में एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, ये एक वेबसाइट डेवलप करने की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले सीखी जाने वाली ये एक लैंग्वेज है, यानी कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे जरूरी जो लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी HTML। 29वां प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था, इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा जो HTML लैंग्वेज है उसको भी टिम बर्नर्स-ली ने ही डेवलप किया था। 30वां प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में TCP का विस्तारित रूप क्या है। तो TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन ए आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ट्रांसमिशन जो कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है उसका इस्तेमाल बड़े साइज की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। 31वां प्रश्न है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में होता है, iOS एप्पल के फोन में होता है, और HTML जो है वो एक वेब लैंग्वेज है जिसे वेबसाइट बनाई जाती है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा जो आपका साइम्बियन है लास्ट में ऑप्शन जो 4 है, साइम्बियन जो नोकिया के जो मोबाइल होते हैं आपने देखा होगा एंड्रॉइड से अलग होते हैं। तो नोकिया मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो साइम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो 31वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है HTML। 32वां प्रश्न है इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था विंट सर्फ ने, यानी कि जो ऑप्शन 1 है आपका बिल्कुल सही है। विंट सर्फ को जो है फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। 33वां प्रश्न है कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है। तो कंप्यूटर के अंदर ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ALU जो आपके प्रोसेसर का भाग है। 34वां प्रश्न है जेम्स ए गोसलिंग द्वारा विकसित की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है। तो जेम्स ए जो गोसलिंग थे उन्होंने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था, इन्होंने जो है जो जावा जो लैंग्वेज है उसको विकसित किया था। और जावा जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन होती है, मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप होती हैं उनको बनाने के लिए जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। 35वां प्रश्न है मोटे तौर पर स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ डैश है। तो स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है, स्मार्ट मनी का मतलब होता है इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि डिजिटल करेंसी को हम जो है स्मार्ट मनी कहते हैं। 36वां प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो होती है आपकी बिट। बिट से बनता है आपका बाइट, यानी कि 1 बिट होता है। 1 बिट के बाद 4 बिट में आपका एक निबल बनता है, 8 बिट में आपका एक बाइट बनता है, उसके बाद 1024 बाइट में आपका 1 किलोबाइट बनता है, उसके बाद 1024 किलोबाइट में आपका 1 MB यानी कि मेगाबाइट बनता है, उसके बाद 1024 MB यानी कि मेगाबाइट में आपका 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट बनता है। उसके बाद 1024 गीगाबाइट यानी 1024 GB मिलकर के आपका 1 TB यानी कि टेराबाइट बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।